गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर इनकम टैक्स का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी कंपनी का, फर्म का, यूपी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि इस रेजिडेंशियल स्टेटस का आपकी टैक्स लायबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ साथ चेंज होती चली जाती है। तो देखिए, इसमें हम आज इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन बेसिस ऑफ रेजिडेंस, निवास स्थान के आधार पर कर का भार, है ना। तो देखिए, इसमें कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं बच्चों। सबसे पहली है भारत में उपार्जित और प्राप्त की गई अथवा उपार्जित और प्राप्त समझी गई है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए बच्चों, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक तो एक्रू होना और एक रिसीव होना। उपार्जित और प्राप्त, हो सकता है कि आपने कमाया भारत में हो लेकिन आप उसे प्राप्त कहीं और कर रहे हो, यानी कि हो सकता है मैंने अपनी सर्विसेज दी एक इंडियन कंपनी को है, ठीक है, वो एक ब्रांच है और उसका हेड ऑफिस लंदन में है, तो मुझे पेमेंट कहाँ से आता है, लंदन से आता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, काम तो मैंने इंडिया वाली ब्रांच के लिए किया, तो उपार्जित तो मुझे यहीं हो गई, मैंने से यहीं कमा लिया, लेकिन मुझे रिसीव कहाँ से होगी, आउटसाइड इंडिया, लंदन से होगी। तो रिसीव कहीं और से हो गई और एक्रू कहीं और से हो गई। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मैंने सर्विसेज फॉरेन ब्रांच के लिए दी, किसी फॉरेन कंपनी को दी, लेकिन उसने अपना पेमेंट जो मुझे भेजा है वो इंडिया में भेजा, मैंने उसे रिसीव इंडिया में किया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक एक्रूवल की और एक रिसीव की। आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी इनकम को कहाँ पर रिसीव किया और आपको वो एक्रू कहाँ हुई, ये दोनों इंडिया में भी हो सकते हैं या अदर देन इंडिया भी हो सकते हैं। तो हमें बेसिकली इन दो चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको एक्रू भी इंडिया में हो रही, एक्रू का मतलब आप लोग समझते हैं, आपने अगर किसी को सर्विसेज दी, लाइक यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है, आपने एक इंडियन कंपनी को सर्विसेज दी, है ना, और जैसे ही आप उस इंडियन कंपनी को सर्विसेज देते हैं तो आप उससे अपना जो फ़ी है, प्रोफेशनल आपकी फ़ी है, आप उसे लेने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। ये आपका राइट हो जाता है कि आप सामने वाले से पैसा लें, ठीक है। आपने जैसे उसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की, आप इस चीज़ की अधिकारी बन गए, क्लियर। तो अभी तो आपकी इनकम एक्रू हुई है, जब सामने वाला आपको वो पे कर देगा तब आप उसे रिसीव करेंगे, ठीक है, तो और अपनी बुक्स में लिखेंगे, तब आप बोलेंगे कि ये इनकम मुझे अराइज हो गई है, उदय हो गई है। उपार्जन में और उदय में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम दोनों को सेम लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में हम इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं। क्या डिफरेंस लेते हैं कि अगर आपने सर्विसेज दे दी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है अभी तक स्टिल, तो फिर हम उसे एक्रू बोलते हैं, और जब आप उसे एक्रू होने के बाद रिसीव भी कर लेते हैं तो फिर आप बोलते हैं कि आपकी इनकम अराइज हो गई है, उदय हो गई है, ठीक है। तो उपार्जन में और उदय में थोड़ा सा अंतर है। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको इनकम इंडिया में ही एक्रू हो रही है और इंडिया में ही रिसीव हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में ये इंडिया का पैसा है और इस पर सभी टैक्स पेयर्स को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, निवासी, असाधारण निवासी या निवासी, तीनों कंडीशन में ये टैक्स देंगे। राइट का मतलब टैक्सेबल है, ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और वो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगी। गॉट इट। तो फर्स्ट पॉइंट समझ आया आपको, इंडियन इनकम एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी, या तो वो वास्तव में हो या वो मानी गई हो। इनमें क्या डिफरेंस है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये चार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकेंड वन इज इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, या तो ये आए भारत में उपार्जित हो या उपार्जित समझी गई हो लेकिन प्राप्त भारत के बाहर हुई हो। मैंने आपसे कहा दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो भी इंडिया में सबको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि भारत में तो इनकम एक्रू हो रही है लेकिन आपको रिसीव कहाँ हो रही है, भारत के बाहर। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि सपोज कीजिए आपने एक ब्रांच के लिए सर्विसेज दी, इंडियन ब्रांच है, कोई भी एक फॉरेन कंपनी, इसका हेडक्वार्टर तो फॉरेन में है लेकिन उसकी एक ब्रांच इंडिया में है, आपने उसके लिए सर्विसेज दी, ठीक है। तो जब आपने उसको सर्विसेज दी, आपने एक सीए की फॉर्म में अपनी ऑडिट रिपोर्ट उसको दे दी, तो अब आपकी इनकम एक्रू हो गई, है ना, ठीक है। लेकिन उसका पेमेंट आपको कहाँ से आएगा, उसकी मेन ब्रांच से जो कि आउटसाइड इंडिया है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे कि आपको एक्रू तो इंडिया में होगी लेकिन पेमेंट आपको कहाँ मिल रहा है, आउटसाइड मिल रहा है, वहाँ आपके अकाउंट में उसने डिपॉजिट कर दिया। तो इसका मतलब आपने इंडिया में से रिसीव नहीं किया, तो फिर ये कंडीशन
क्या हो गई, जिसमें एक्रू इंडिया में हुआ लेकिन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ, तो इस कंडीशन में भी तीनों को टैक्स देना होगा। क्यों? क्योंकि एक्रू तो इंडिया में हो रही है, क्योंकि पैसा इंडिया का है, सर्विसेज इंडिया की है, तो फिर टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड कंडीशन, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, प्राप्त या प्राप्त समझी गई आय, ठीक है, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बट एक्रूड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इनकम आपको इंडिया में मिल रही है, ओके, या मानी गई है कि आपने इंडिया में प्राप्त कर ली है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एक्रू बाहर हो रही है। इसका मतलब है कि आपने सर्विसेज तो इंडिया के बाहर दी हैं, आपने कोई भी टेक्निकल सर्विसेज दी या कुछ भी सर्विसेज दी वो इंडिया के बाहर हैं, लेकिन उसका पेमेंट आपको इंडिया में मिल रहा है, आपके इंडियन अकाउंट में आके ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बट एक्रूड आउटसाइड इंडिया। तो फिर मैंने आपसे कहा चाहे इंडिया में रिसीव हो लेकिन एक्रू ना हो, या इंडिया में एक्रू हो लेकिन रिसीव ना हो, तो भी सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए ये कंडीशन आ गई कि इंडिया में तो रिसीव हो रही है लेकिन एक्रू आउटसाइड हो रही है ना। तीनों कंडीशन आई होप आपको समझ आ गई होगी बच्चों। पहले वाले में हमने एक्रू और रिसीव दोनों इंडिया में किया, सेकेंड वाले में हमने एक्रू इंडिया में किया लेकिन रिसीव आउटसाइड इंडिया किया, थर्ड वाले में हमने रिसीव इंडिया में किया लेकिन एक्रू आउटसाइड किया। तो हमारी दोनों में से कोई एक चीज़ फुलफिल होनी चाहिए थी और तीनों ही कंडीशन में तीनों स्टेटस के लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखिए बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखिए, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसका क्या मतलब है, देखिए इनकम हमारी एक्रू का मतलब उपार्जित भारत के बाहर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन अब रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है। ध्यान दीजिए दोनों काम इंडिया में नहीं हो रहे हैं, बट अब इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या जोड़ दी हमने, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत से नियंत्रित व्यवसाय से उत्पन्न हो रही है, यानी कि बिजनेस हो भी बाहर रहा है, उस बिज़नेस की इनकम भी बाहर ही मिल रही है, ठीक है, लेकिन उस बिज़नेस का कंट्रोल इंडिया में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, या फिर इंडिया में कोई प्रोफेशन सेटअप है और उससे आपको कोई भी इनकम हो रही है, ना तो वो इनकम एक्रू हो रही है इंडिया में, न इंडिया में रिसीव हो रही है, लेकिन उसका मेन कंट्रोल इंडिया में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में दो लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, रेजिडेंट को और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, इन दोनों को इस कंडीशन में टैक्स देना होगा। नॉन रेजिडेंट अभी इस कंडीशन में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडिया का है ही नहीं, ना उसे इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है, न इंडिया में रिसीव हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में वो टैक्स नहीं देगा, है ना। तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो एक बात हो गई कि अगर इनकम इंडिया में एक्रू हो या रिसीव हो या दोनों हो तो ही वो टैक्स देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर आकर नॉन रेजिडेंट अलग हो जाता है और सिर्फ ये दो कैटेगरीज हमारे पास रह जाती हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में, मैं आपको फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ इस चीज़ पर कि डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यानी कि इस बिज़नेस का कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप होना चाहिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पॉइंट आएगा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के बाहर आपने कोई भी बिज़नेस सेटअप किया हुआ है, ठीक है, उसका सर्विसेज भी वहीं दी जा रही हैं और उसकी जो इनकम हो रही है, पेमेंट्स भी आपने वहीं से किया और उसी कंट्री में कर दिए, लेकिन अगर उसका कंट्रोल हेडक्वार्टर इंडिया में है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स कौन कौन देंगे, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। देखिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग द फोर्थ पॉइंट स्टिल। देखिए इनकम इंडिया के बाहर एक्रू हुई, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो गई है फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट एट फोर्थ मेंशन्ड अबव, लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट में मेंशन किया गया ना, डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इसके अलावा अगर किसी भी सोर्स से आपको इनकम एक्रू भी इंडिया के बाहर हो रही है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में टैक्स कौन देगा, केवल रेजिडेंट। मैंने आपसे कहा रेजिडेंट को अपनी हर इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इस कंडीशन में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्री हो गया। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन में देगा, जब इनकम एक्रू भी इंडिया के बाहर है, रिसीव भी इंडिया के बाहर है, लेकिन उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन इंडिया का हो, ठीक है।
एंड लास्ट वन इज फॉरेन इनकम रिलेटिंग टू ईयर्स प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई भी फॉरेन इनकम है जो कि इस प्रीवियस ईयर के पहले के ईयर्स की है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में कोई भी टैक्स नहीं देगा। यानी सीधा सीधा है, अगर कोई भी फॉरेन इनकम है वो पास्ट ईयर्स की है, प्रीवियस ईयर से पहले के ईयर्स की है, चाहे वो टैक्सड है चाहे वो अनटैक्सड रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसे प्रीवियस ईयर में इंडिया में लाया जाता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है टैक्स क्यों नहीं देंगे, अगर उस पर पहले से टैक्स नहीं दिया गया है तो अब टैक्स देना चाहिए उसको। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है। हम जो टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम पर। और चूंकि ये इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है इसीलिए इस पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ना तो रेजिडेंट देगा, ना NOR देगा, ना R देगा। तो फिर इसका क्या करेंगे हम, कोई इस पर टैक्स नहीं देगा। तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस ईयर की ये इनकम होती है उसी ईयर की इनकम में से जोड़ा जाता है टैक्सेबल इनकम में, और फिर उस पर दोबारा से रीअसेसमेंट होता है, पुनः का निर्धारण किया जाता है, और फिर उसी ईयर में इस पर उसी ईयर का जो आउटस्टैंडिंग टैक्स है वो पे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कुछ करके ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस इतना लंबा पढ़ा था, उस रेजिडेंशियल स्टेटस का इम्पैक्ट यहाँ पर आता है इनकम टैक्स में। तो मेन बात ये है कि कोई भी इनकम अगर इंडिया में एक्रू हो रही है या इंडिया में रिसीव हो रही है ना, या दोनों हो रहे हैं, तो उस पर सबको टैक्स देना है। अगर कोई इनकम इंडिया और में रिसीव भी नहीं हो रही है और एक्रू भी नहीं हो रही है, लेकिन उसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है या उसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो फिर उस कंडीशन में दो लोग, फर्स्ट टू दिस एंड दिस, इस पर टैक्स देंगे। इसके अलावा अगर एक्रूवल और रिसीट दोनों इंडिया के बाहर हैं, ठीक है, और किसी भी सोर्स से आपको इनकम हो रही है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा रेजिडेंट देगा टैक्स, और कोई टैक्स नहीं देगा। और जो लास्ट है फॉरेन इनकम प्रीवियस ईयर से पहले की है, अगर इंडिया में लाई गई है तो इस पर किसी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है बच्चों, अभी जैसे ये वाला पॉइंट है, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट एट 4 मेंशन्ड अबव। तो इसमें मेंशन्ड अदर्स में जैसे सपोज कीजिए आपकी कोई संपत्ति कनाडा में है और उस कनाडा में आपको उस संपत्ति से कोई भी इनकम मिल रही है, तो वो एक्रू भी वहीं हो रही है, रिसीव भी वहीं हो रही है ना, और उसका कोई कंट्रोल इंडिया में नहीं है, अदर्स में आ गई तो फिर वो इस हेड में आ जाएगी। तो इस पर केवल और केवल जो यहाँ का रेजिडेंट है वही टैक्स देगा और कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखिए बच्चों कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कुछ टर्म्स इसमें यूज़ की हैं। मैंने आपसे कहा इनकम एक्रूड है ना, भारत में उपार्जित आय, तो मैंने उपार्जित और उदय का अंतर तो आपको अभी बता ही दिया। एक्रू में और अराइज में क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक्रू का मतलब है कि जब आपने किसी को कोई सर्विसेज दी, ठीक है, तो आप उससे पेमेंट लेने के अधिकारी हो गए हैं। नाउ यू हैव राइट्स टू टेक पेमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, उसे हम बोलेंगे आपकी इनकम एक्रू हो गई है ना। लेकिन जब आपको एक्चुअल में उसका पेमेंट मिल जाता है और आप अपनी बुक्स में उसे लिख लेते हैं, उसकी एंट्री कर लेते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि ये इनकम अराइज हो गई है, उदय हो गई है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को चेक किया, उसको मेडिसिन दे दी, ठीक है, उसको एग्जामिन करके उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, तो अब क्या हो गया, लेकिन अभी पेमेंट नहीं मिला है उसको, तो फिर हम कहेंगे ये उसकी एक्रूड इनकम है ना। और जब सामने वाला यानी कि उसका पेशेंट उसको पेमेंट कर देगा और वो उसकी अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा, तो फिर वो उसके लिए अराइज हो जाएगी, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में रिसीव्ड बोलते हैं। तो इस तरह से एक्रूड में और अराइज में, उपार्जित और उदय में थोड़ा सा अंतर होता है इनकम टैक्स में बेसिकली। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले रिसीव्ड की, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। भारत में इनकम को प्राप्त करने का क्या मतलब है? रिसीव्ड का मतलब होता है बच्चों, पहली बार जब आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है, वही आपका रिसीट का टाइम और प्लेस डिसाइड करती है, यानी कि आपको कहाँ पर इनकम रिसीव हुई है और किस समय पर रिसीव हुई है। समय से मतलब है कि आपका प्रीवियस ईयर, और प्लेस से मतलब है इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो पहली बार आपको जब भी इनकम जहाँ पर रिसीव होगी वही उसकी रिसीट की प्लेस मानी जाती है, वही उसके प्राप्ति का स्थान माना जाता है। अगर आपको कोई भी इनकम इंडिया में पहली बार रिसीव हुई है तो ही हम उसे मानते हैं कि वो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, और इनकम रिसीव में उसे काउंट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको इनकम रिसीव हुई है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और अब आप ही की इनकम है ऑस्ट्रेलिया में मिली और अब आपने उसे ट्रांसफ़र कर इंडियन अकाउंट में डाल दिया, तो फिर उसे इंडिया में रिसीव्ड नहीं माना जाएगा, जस्ट बिकॉज फर्स्ट टाइम इट इज़ रिसीव्ड इन
जापान और वॉट एवर ऑस्ट्रेलिया जो भी था। समझ है ये बात आपको? दूसरी चीज़ इसमें क्या हो सकती है, कई बार ऐसा होता है कि चेक के थ्रू पेमेंट्स किए जाते हैं, है ना। तो चेक के थ्रू पेमेंट्स जब भी किए जाते हैं तो उसमें जहाँ पर चेक इशू किया जा रहा है वहीं पर उसकी पेमेंट की जगह मानी जाती है। जहाँ पर उसे पहली बार पोस्ट किया जा रहा है उसकी वहीं पर उसे हम मानेंगे कि ये चेक रिसीव्ड हुआ है। और इसमें एक टर्म आती है रचनात्मक प्राप्ति, यानी कि मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जगह आपका एजेंट या कोई भी पर्सन जिसे आपने अपॉइंट किया है वो अगर इसे रिसीव कर लेता है या आपका बैंक आपकी इनकम रिसीव करता है तो भी वो रिसीव्ड मानी जाती है। इंडिया में है तो इंडिया में रिसीव मानी जाएगी, अदर्स में है तो अदर्स में मानी जाएगी। क्लियर? और कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट्स के एडजस्टमेंट से भी आपको इनकम रिसीव हो जाती है। मुझे आपको कुछ देना था और मुझे आपसे कुछ लेना भी था, तो हमने आपस में डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट कर दिया और उसमें मेरे अकाउंट में सपोज कीजिए 1 लाख रुपया क्रेडिट हो गया। तो वो 1 लाख रुपया जो क्रेडिट हुआ आपस के एडजस्टमेंट से, कैश रिसीव नहीं हुआ मुझे, लेकिन अकाउंट्स में एडजस्टमेंट के थ्रू मुझे वो इनकम मिल गई, तो दैट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज रिसीव्ड इनकम। ओके, तो उसे भी हम रिसीव्ड मानेंगे। तो सबसे मेन चीज़ जो है रिसीव्ड में कि ये पहली बार आपको कहाँ मिली है, कहाँ प्राप्त हुई है, वो आपको इसे देखना है। क्लियर? तो 4 टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया था इनकम रिसीव्ड। अब इसमें सेकेंड चीज़ आती है डीम्ड टू बी रिसीव्ड। डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब प्राप्त समझी गई है। इसका क्या मतलब है देखिए, तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड में। इसमें देखिए, अगर आपको कोई भी वार्षिक वृद्धि का कोई भी भाग है ना, कोई भी एक्रेशन आपका एनुअल एक्रेशन उसमें होता है, तो उसमें आपका प्रोविडेंट फंड 3 तरह के होते हैं, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो हम बात कर रहे हैं, अगर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपके एम्प्लॉयर ने 12% से ज़्यादा कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो आपके लिए डीम्ड टू बी रिसीव्ड होगा। एक्चुअली इनकम टैक्स की कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स होती है जिसमें आपको इनकम एक्चुअल में रिसीव नहीं होती है, लेकिन उसे मान लिया जाता है, इट इज़ डीम्ड टू बी रिसीव्ड। हमने मान लिया कि आपको मिल गई है और हमने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से अगर आपके प्रोविडेंट फंड में आपको जो भी अमाउंट डिपॉजिटेड होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, अगर 9.5% पर एनम से ज़्यादा आपको कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, 9.5% से ज़्यादा, तो फिर वो भी किस में आएगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड में आता है। क्लियर? इसी तरीके से एक आती है कि अगर आपका TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी अगर आपके उद्गम स्थान पर कोई भी कटौती की गई है तो वो TDS भी किस में माना जाता है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड में। इसी तरह से TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अगर उद्गम स्थान पर कोई भी करके कटौती की जाती है तो फिर उसे भी हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड का पार्ट मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और इसमें प्रोविजन है कि अगर आपका कोई भी पैसा अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि खाते से रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज्ड से रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो फिर वो भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड में आता है। यानी कि डीम्ड टू बी रिसीव्ड में 2-3 प्रोविजंस आते हैं मेन डिटेल्स में तो बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हो सकते हैं, पर मेनली आपको क्या याद रखना है, अगर एम्प्लॉयर ने 12% से ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन किया है, अगर प्रोविडेंट फंड में, अगर आपके प्रोविडेंट फंड में 9.5% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपको अनरिकग्नाइज से रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कोई भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, ट्रांसफर्स के दौरान जो भी डिफरेंसेस हैं, और अगर आपका कोई भी TDS हुआ है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डीम्ड टू बी रिसीव्ड में आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड चीज़ हम लेते हैं एक्रूड। मैंने आपसे एक टर्म यूज़ की यहाँ पर, इनकम एक्रूड इन इंडिया, यानी कि भारत में उपार्जित है। मैं आपको समझा ही चुकी हूँ उपार्जित का क्या मतलब है, कि आपने भारत में सेवाएं दी और उन सेवाओं के कारण आप अपना रेमुनरेशन जो भी है आप उसे पाने के अधिकारी हो गए, है ना, सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी है आपका, तो फिर उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि दिस इनकम इज एक्रूड इन इंडिया। यहाँ पर आपको उपार्जित और उदय का अंतर समझ आ ही चुका है। एक्रूड और अराइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनकम टैक्स की टर्म्स में होता है वो डिफरेंस। अब उसके बाद लास्ट हेडिंग हमारा इसमें आता है मानी गई, उपार्जित समझी गई, डीम्ड टू बी एक्रूड। ठीक है बच्चों, इस टर्म को ध्यान से देखिए, डीम्ड टू बी एक्रूड, उपार्जित समझी गई, यानी कि एक्चुअल में आपने उपार्जन नहीं किया है लेकिन ये मान लिया गया है कि आपने इसे उपार्जित कर लिया है, तो वो इसमें इस कैटेगरी में आती हैं, है ना। इसमें सबसे पहले आता है आपका बिजनेस रिलेशन। अगर आपके कोई भी एक निवासी और अनिवासी, यानी कि एक रेजिडेंट इंडियन में और नॉन रेजिडेंट इंडियन में किसी भी तरह के कोई स्थायी व्यापारिक संबंध है, कोई भी परमानेंट बिजनेस रिलेशंस हैं, ये बिजनेस रिलेशंस किस फॉर्म में हो सकते हैं,
कि जो नॉन रेजिडेंट है वो अपना एजेंट इंडिया में अपॉइंट कर देता है, ठीक है, या फिर अगर वो एक होल्डिंग कंपनी है तो एक सब्सिडरी की फॉर्म में एक सहायक कंपनी के रूप में अपना काम कर रही है यहाँ पर। इस कंडीशन में जो भी हमारा निवासी व्यक्ति होता है, निवासी और अनिवासी के बीच स्थायी व्यापारिक संबंधों की स्थिति में निवासी व्यक्ति तो लाभ कमाता है, प्रॉफिट्स अर्न करता है, और उसे रिसीव कौन करता है? अनिवासी, नॉन रेजिडेंट रिसीव करता है ना। लेकिन उनके बीच में बिजनेस रिलेशंस हैं, तो स्थायी व्यापारिक संबंध है, इसकी वजह से हम उसे क्या मान लेते हैं कि ये भारत में उपार्जित है ना। तो इसके लिए वो अपनी ब्रांच भी इस्टेब्लिश कर सकता है, एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, या फिर अपनी सब्सिडरीज भी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ऐसा एजेंट है या ब्रोकर है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है और उसके थ्रू अगर इंडिया में काम किया जा रहा है, तो फिर उसे उपार्जित समझी गई आय में शामिल नहीं किया जाएगा, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड में उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें आता है भारत में किसी संपत्ति से आय, ठीक है। अगर भारत में, इंडिया में किसी भी तरह की कोई भी एसेट है और उससे आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है, तो फिर कोई भी चल संपत्ति हो सकती है, आपकी कैपिटल एसेट हो सकती है या फिर करंट एसेट हो सकती हैं, तो उससे अगर आपको अनिवासी को, नॉन रेजिडेंट कोई भी इनकम रिसीव कर रहा है, तो फिर उसे इंडिया में एक्रू माना जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि इंडिया की कोई भी एसेट है, ठीक है, और उसे वो रेंट पर आउटसाइड इंडिया दे देता है, कोई भी मशीनरी है और वो इंडिया की है, और उसे अगर बाहर सपोज कीजिए जापान में उसको देने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उससे होने वाली जो भी इनकम होगी उसे इंडिया में ही एक्रू माना जाएगा और उसे डीम्ड टू बी एक्रू में शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह भारत में पूंजी संपत्ति जो है, भारत में अगर कोई भी कैपिटल एसेट है, आप उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसके ट्रांसफ़र से होने वाली इनकम, चाहे आपने इसका जो विक्रय संविदा है, यानी कि इसका सेल्स एग्रीमेंट कहीं भी किया हो, इसका पेमेंट कहीं भी रिसीव किया हो, लेकिन चूंकि ये प्रॉपर्टी इंडिया की है, तो इसके ट्रांसफ़र से अगर किसी भी तरह की कोई भी इनकम, कोई भी कैपिटल गेन अराइज होगा, तो उसे इंडिया का ही गेन माना जाएगा और उसे टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, है ना। हम उसे मानेंगे डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, फिर चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। इसी तरीके से बच्चों, कोई भी इनकम अगर आपको सैलरी हेड से अराइज होती है ना, वेतन शीर्षक में होने वाली आय, कैसे? जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने अपनी सर्विसेज तो आउटसाइड इंडिया दी हैं, ठीक है, लेकिन आपको अगर पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट दे रही है ना, जैसे कि आप पाकिस्तान एम्बेसी में हैं और उसके लिए आप सर्विसेज वहाँ दे रहे हैं, लेकिन आपको पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट पे करती है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? ये इनकम किस में शामिल होगी? टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी इंडिया की, और इसे हम मान लेंगे उपार्जित समझी गई आय, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज की भारत में की गई सेवाओं के लिए, ठीक है, आपने अगर अपनी सर्विसेज इंडिया में दी है, फिर उसके लिए अगर आपको पेमेंट भारत के बाहर भी दिया जाता है, तो भी हम उसे उपार्जित इनकम में इंक्लूड करते हैं। भारत में मानी गई आय, उपार्जित आय वो मानी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से सपोज कीजिए, जैसे आपने इंडिया में काम कर रहे हैं और फिर उसका पेमेंट अगर आपको इंडिया के बाहर दिया गया, है ना, या फिर अगर आपने इंडिया में सर्विसेज दी हैं और उन सर्विसेज के लिए आपको जो पेंशन है वो इंडिया के बाहर मिल रही है, ठीक है। अब आप अपने कई पेरेंट्स करते हैं कि रिटायर होने के बाद अपने बच्चे के पास बाहर चले जाते हैं और वहाँ उनको पेंशन रिसीव हो रही है अपनी जॉब से, इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है रिटायरमेंट के बाद, तो फिर उस कंडीशन में भी वो इंडिया में ही एक्रू मानी जाएगी और उसे यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज कीजिए कोई भी एक रेस्टिंग पीरियड होता है, विश्राम की अवधि होती है, यानी कि आप कुछ टाइम पीरियड इंडिया में थे, फिर आप थोड़े टाइम के लिए बाहर चले गए और फिर वापस आप इंडिया में आ गए, तो जो बीच का पीरियड है दैट इज़ रेस्टिंग पीरियड, है ना, विश्राम की अवधि कहलाएगा। अगर उस अवधि में आपको कोई भी पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर वो भी इंडिया में उपार्जित होगा। हालांकि उस पीरियड में आप हैं इंडिया के बाहर, सेवाएं इंडिया के बाहर दे रहे हैं, लेकिन चूंकि वो आपकी एक वर्किंग का हिस्सा है, उसके जस्ट प्रीसीडिंग पीरियड में और उसके सक्सीडिंग पीरियड में, उसके पहले और उसके बाद में आप इंडिया में सर्विसेज देते रहे हैं, तो बीच वाले पीरियड को भी यही माना जाएगा कि वो इंडिया में ही, इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही आपने सर्विसेज दी है और वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, उसे भी डीम्ड टू बी एक्रूड यानी कि उपार्जित समझी गई आय में शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इनकम्स आती हैं रॉयल्टी की, टेक्निकल सर्विसेज की कोई भी फ़ी पे की जाती है, तो इनसे होने वाले इनकम्स को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। कब उसे डीम्ड टू बी एक्रू माना जाएगा? यदि उसका पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट करती है, ऑब्वियस सी बात है इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी, भारत से पैसा जा रहा है तो भारत टैक्स लेगा उसके ऊपर, या फिर अगर कोई भी रेजिडेंट जो है वो इस तरह का पेमेंट कर रहा है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है इसमें एक्सेप्शन? कि अगर उसने इस तरह की कोई भी रॉयल्टी, इंटरेस्ट
या फिर इस तरह का कोई भी टेक्निकल सर्विसेज की फ़ी जो है किस लिए पे की है, भारत के बाहर पैसा कमाने के लिए। अगर वो भारत के बाहर पैसा कमाने के लिए इस तरह की कोई भी फ़ी रिसीव करता है या भारत के बाहर काम करने के लिए कर रहा है तो फिर उसे हम इंडिया में एक्रू नहीं मानेंगे। ठीक है, इंडिया में काम करके इंडिया में पैसा कमाने के लिए अगर ये सब काम कर रहा है रेजिडेंट तो नॉर्मल में, तो फिर उसे हम इंडिया में एक्रू मानेंगे। तीसरा हो सकता है नॉन रेजिडेंट। अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में काम कर रहा है, अनिवासी, ठीक है, इंडिया में किसी भी तरह का काम कर रहा है और उसके लिए किसी भी तरह की टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहा है या फिर कोई भी जो टेक्निकल सर्विसेज हैं इंडिया में इनकम अर्न करने के लिए टेक्निकल सर्विसेज का वो यूज़ कर रहा है और उसके लिए पेमेंट कर रहा है ना, या फिर इंडिया में अपने संबंधित बिजनेस के लिए उसने कोई लोन लिया है और उस पर वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, तो फिर उस कंडीशन में हम मानेंगे कि ये इंडिया में एक्रू है और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। समझ आई बात? तो इंडियन गवर्नमेंट पे करती है तब तो आपको आपका इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज की फ़ी, इन सब पर पेमेंट टैक्स देना ही देना है। अगर निवासी व्यक्ति है और वो भारत में काम कर रहा है और फिर इन चीज़ों को पे कर रहा है तो भी आपको टैक्स देना है, लेकिन वो इंडिया के बाहर पैसा कमाने के लिए ये पेमेंट्स नहीं कर रहा हो। और तीसरी कंडीशन हो सकती है एक नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। यदि अनिवासी भारत में पैसा कमाने के लिए इनका पेमेंट कर रहा है तो फिर ये इंडिया में टैक्सेबल होंगे। तो बच्चों, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डीम्ड टू बी एक्रूड में आती हैं और अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे, उनसे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।